हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस में सभी का स्वागत है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं हमारे, उसमें हम पहला आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कशन का हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनजीओज़ की रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कंटेक्स्ट देखो ये है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी जो नज़रें हैं कि किस प्रकार से एनजीओज़ जो हैं वो फॉरेन फंड्स को या किसी भी अदर तरीके के फंड्स को जो रिसीव करते हैं उसके ऊपर अपनी नज़रें कसी हैं। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसी के साथ एक गाइडलाइंस और एक डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसको आप चार्टर कह सकते हो, चार्टर और गाइडलाइंस रिलीज आउट करी है, लेआउट करी है कि किस तरीके से जो बैंक्स हैं और जो एनजीओज़ हैं उनको ये जो नए प्रोविजंस आए हैं हमारे एफसीआरए एक्ट 2010 से रिलेटेड, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, ये नई प्रोविजंस क्या हैं एफसीआरए 2010 की, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन कंटेक्स्ट अभी आप इतना समझ लो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जिस तरीके से एनजीओज़ और बैंक्स फॉरेन फंड्स को रिसीव करते हैं उसके ऊपर अपना जो नज़रें हैं वो कसी हैं, ताकि फॉरेन फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन हमारे देश में किसी भी तरीके से ना हो सके। चार्टर जो है, जो ले डाउन करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, उसमें बैंकों के लिए स्पेसिफिकली एक बात बोली गई है। क्या? ध्यान से सुनना। कोई भी जो बैंक है अगर वो डोनेशंस रिसीव करते हैं किसी भी एनजीओ से, और वो एनजीओ है वो कैसे डोनेशन रिसीव करेगा? कोई भी फॉरेन सोर्स से अगर वो एनजीओ मनी रिसीव करता है इंडियन रुपीस करेंसी में, भले ही फिर वो फॉरेन सोर्स जो है वो इंडिया में लोकेटेड हो, तो उसको डोनेशन के टाइम पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट करा जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बैंक्स के लिए चार्टर ले डाउन करा है उसमें उन्होंने एक बात बोली है, इंडियन रुपीस में जो डोनेशंस रिसीव करे जाएंगे एनजीओस के द्वारा, किस टाइम पे, जिस टाइम पे वो डोनेशंस रिसीव करे गए हैं किसी भी फॉरेन सोर्स से, अगर वो फॉरेन सोर्स उस टाइम पे इंडिया के अंदर लोकेट था ना, मान लो एक एनजीओ है XYZ, उसने 1 मार्च 2021 को कुछ अमाउंट रिसीव करा, मान लो 1 लाख रुपए किसी भी एक फॉरेन सोर्स से। अब वो जो फॉरेन सोर्स है, आप ये कहकर बच नहीं सकते कि वो फॉरेन सोर्स तो भले ही है लेकिन उसकी एक ब्रांच इंडिया के अंदर लोकेटेड थी, तो मैंने तो इंडिया की ब्रांच से फंड लिया है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो एक फॉरेन की कंपनी हो या फिर फॉरेन का एक कोई कॉर्पोरेट बिजनेसमैन हो? नहीं। इस गाइडलाइन में ये बोला गया है कि अगर वो सोर्स जब आप डोनेशन रिसीव कर रहे थे वो इंडिया में अगर लोकेटेड था उस टाइम पे, तो इस तरीके की डोनेशन को ट्रीट करा जाएगा एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। और क्या बात बोली गई चार्टर में और गाइडलाइंस में? ये भी बोला गया जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस है, कोई भी जो एनजीओज अगर रिसीव करते हैं तो वो सिर्फ बैंकों के माध्यम से रिसीव कर सकते हैं। मतलब XYZ अगर एक डोनर है तो उसको एक पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच में, अभी हम बात करेंगे उस बैंक की ब्रांच के बारे में, SBI की ब्रांच जो न्यू दिल्ली में लोकेट होनी चाहिए, सिर्फ उसी से वो एनजीओज पैसा रिसीव कर सकते हैं। और अगर ये जो बैंकिंग चैनल वाला ये जो गाइडलाइन है, अगर इसको कोई भी एनजीओ वॉलेट करता है, बैंकिंग चैनल से फंड रिसीव नहीं करते हैं, डोनेशन रिसीव नहीं करते हैं, किसी और तरीके से करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बोला है कि एफसीआरए एक्ट 2010 के अंदर इसको वॉलेशन ट्रीट करा जाएगा और फिर उस एनजीओ के ऊपर कुछ पीनल प्रोविजंस जो हैं वो लागू होंगी, मतलब पेनल्टी लगाई जाएगी उस एनजीओ के ऊपर, उसका लाइसेंस रद्द करा जा सकता है। डिस्कशन आगे कैरी आउट करने से पहले हम लोग पहले मतलब जान लेते हैं कि एनजीओस का मतलब क्या होता है। वर्ल्ड बैंक देखो किस तरीके से एनजीओस को डिफाइन करता है, पहले हम वो जानते हैं। देखो इस तरीके की जो डेफिनेशंस होती है ना, कि वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशंस की कोई बॉडी या फिर यूनिसेफ या फिर कोई भी हायर ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्ल्ड में किसी एक बॉडी को डिफाइन करती है, तो ये ना बहुत एक, आप कह सकते हो कि वजनदार डेफिनेशंस होती हैं। आप इनको एज इट इज़ लर्न करके, रट्टा मार के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी डेफिनेशंस का एक जिस्ट बना लो अपनी कॉपी के अंदर और उसी को फिर लर्न करा करो। कोई भी टेस्ट सीरीज हो, मेंस का पेपर हो, यूपीएससी का आपका असली, उसमें आप इन्हीं को याद करके जाओ, तो आपको इंट्रोडक्शन में जब चीज़ों को डिफाइन करना पड़ता है आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो खैर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को यानी एनजीओ को डिफाइन करता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार एनजीओ एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि ऐसे इंटरेस्ट को सर्व करना होता है कि जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ चीज़ें सर्व हो। अब ये डाइवर्सिटी ऑफ चीज़ें क्या है? गरीब लोगों को राहत पहुंचाना,
गरीब लोगों के लिए इंटरेस्ट के लिए काम करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी को बेसिक सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्पेशली जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको, और कम्युनिटी डेवलपमेंट के हित में काम करना। इस तरीके से वर्ल्ड बैंक एक एनजीओ को डिफाइन करता है। नाम से ही जैसा जाहिर है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो एनजीओस होते हैं गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन इनका लीगल स्टेटस होता है। अब लीगल स्टेटस कैसे होता है? इन एनजीओस को अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक अ ट्रस्ट, सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड, नॉन प्रॉफिट कंपनी, ठीक है। 3 तरीके से एनजीओस रजिस्टर्ड होते हैं हमारे देश के अंदर। या तो कोई एनजीओ वो ट्रस्ट हो सकता है, या वो एक सोसाइटी हो सकती है, या प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनी हो सकती है। एनजीओ की इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो 4 तरीके के रोल एनजीओ हमारी सोसाइटी में निभाता है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को मॉनिटर करना, देखना, इवैल्यूएट करना कि किस तरीके से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो सोसाइटल लेवल पर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। एनजीओस इस चीज़ की फंक्शनिंग को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की फंक्शनिंग को मॉनिटर करते हैं, पॉलिसीज़ को देखते हैं कि उनका इम्पैक्ट, लार्जर इम्पैक्ट सोसाइटल लेवल पे क्या निकलेगा। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ब्रॉड करने के लिए भी एनजीओस काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। कैसे? गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आई है, या कोई भी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का है, मान लो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने एक न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करा है किसी एक एरिया में, और सरकार जनता को ये बताना चाहती है कि इससे एनर्जी सप्लाई देश में बहुत सस्ता हो जाएगा और बहुत लार्ज स्केल पे हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एक्सेट्रा। अब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का इम्पैक्ट आसपास के रहने वाले लोगों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के ऊपर, उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर क्या निकलेगा, इस चीज़ को जनता तक पहुंचाने का काम और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करने का काम जो है वो इन एनजीओस के द्वारा करा जाता है। तो सरकारों को पता रहता है कि एनजीओस हमको मॉनिटर करेंगी, इसलिए सरकार की अकाउंटेबिलिटी एक सोसाइटी की तरफ और पॉलिसी का जो इम्पैक्ट निकलेगा उसकी तरफ फिक्स हो जाती है। तीसरा एनजीओ का रोल होता है सोशल और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट लेकर आना। बड़े सारे जो एनजीओस होते हैं मेजरली तो देखो सोशल स्कीम से रिलेटेड होते हैं कि सोशल पैरामीटर को एक्सपेंड करने की कोशिश करी जाती है एनजीओस के द्वारा, और कुछ एनवायरमेंटल एनजीओस होते हैं, इनका एम ये होता है कि देश में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है तो लार्ज स्केल पे जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच रहा है, एक डिबेट आपने सुनी होगी एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डिबेट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी दें या फिर एनवायरनमेंट को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने में होता क्या है, मान लो कि किसी एक एरिया में लार्ज स्केल पे हाउसेस का कंस्ट्रक्शन होना है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई होना शुरू हो जाएगी उस एरिया से। अब पेड़ों की कटाई अगर ऐसे हर एक एरिया से होना शुरू हो गई तो फॉरेस्ट कवर आप खुद सोच कर देखो हमारे देश में कितना कम हो जाएगा और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रह जाएगी। तो एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के बीच में जो डिबेट है उसको बैलेंस करने की कोशिश करी जाती है इन एनजीओस के द्वारा, स्पेशली एनवायरमेंटल एनजीओस के द्वारा। कैसे? सरकार पे प्रेशर बनाकर कि देखो, जनता में एक नैरेटिव फैलाया जाता है एनजीओस के द्वारा कि देखो सरकार इतनी बड़े स्केल पे फॉरेस्ट की कटाई कर रही है बिग कॉरपोरेट्स को फ़ायदा देने के लिए। इस ऐसी डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जब फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन कर देंगे, उस एरिया में फ्लड आ जाएगा, अल्टीमेटली उस स्टेट की जीडीपी या फिर देश की जो उस स्टेट की जो जीएसपी होगी या देश की जो जीडीपी होगी, जो कॉस्ट होगा फ्यूचर में जाकर वो और ज़्यादा खर्च होगा। तो एनजीओस इस तरीके का नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं देश के अंदर प्रो एनवायरमेंटलिस्ट बनकर। लास्ट है इंटरनेशनल एरेना में भी एनजीओस का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। कैसे? आपने वेरियस ट्रैक डिप्लोमेसी के बारे में सुना होगा। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट करती है किसी भी कन्फ्लिक्ट को। एक नेशन जो है, ये एक नेशन है, ये दूसरा नेशन है, तो सरकार के बीच में अगर आपस में बात हो डायरेक्टली, उसको हम लोग कहते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होती है, जिसमें सिविल सोसाइटीज़, एनजीओस, मीडिया, इन सब का जब रोल आता है इंटरनेशनल एरेना में
एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, ऐसी डिप्लोमेसी को हम लोग कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो कई सारे एनजीओज कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है इस एरिया में, और इसी को हम लोग कहते हैं कि एनजीओज आर ब्रिलियंट ऑप्शन टू सर्व ट्रैक टू डिप्लोमेसी एंड सॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस नेशंस एट द इंटरनेशनल लेवल। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। एनजीओज को रेगुलेट करा क्यों जाता है सरकार के द्वारा? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 जो है, उसके अंदर एनजीओज को और एनजीओज की फंडिंग के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? सरकार को देखो काफ़ी सारी चीज़ों का डर है। जैसे सरकार फॉरेन फंड्स के मिस यूज़ को और मिस यूटिलाइजेशन को प्रिवेंट करना चाहती है। सरकार को ये लगता है किसी भी एनजीओ को जो फॉरेन फंडिंग मिलती है, तो कुछ एनजीओज क्या करते हैं, उस फॉरेन फंडिंग की मदद से बाहर से आए हुए इस देश में पैसा आने की वजह से वो एनजीओ देश की सॉवरेनिटी को हर्ट कर सकती है, हार्म कर सकती है, और वो एनजीओ देश में जो भी पॉलिसी और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, मतलब एक जो पॉलिटिकल लहर है, उसे चेंज करने की कोशिश करी जा सकती है एनजीओज की मदद से। जैसे मान लो जो प्रो खालिस्तानीज हैं, जो एक सेपरेट सिखों का देश बनाने की जो मांग करते हैं कि खालिस्तान जैसी नाम की एक अलग से कंट्री होनी चाहिए जो इंडिया से सेपरेट होकर बने। अब इस तरीके की जो डिमांड है, आप खुद सोच के देखो कितनी इररेशनल डिमांड है, लेकिन कोई एक एनजीओ है मान लो, वो दिखा ऐसा रहा है इस देश में होकर कि हम लोग प्रो एनवायरमेंटल एनजीओ हैं, कि एनवायरमेंट के हक के लिए काम करते हैं हम लोग, लेकिन खुफिया तरीके से प्रो खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हमारे देश में है उसको फंडिंग करने लगे। या मान लो कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस देश में ग्रो होना चाहता है, एक प्रो एनवायरमेंटलिस्ट जो एनजीओ होगा, बैनर उसका होगा कि देखने में ऐसा लगेगा कि वो एनवायरमेंट के हित के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो फंडिंग आएगी, अब अगर सरकार बिल्कुल ही चेक ना करेगी फंडिंग कहाँ यूज़ हो रही है, किस तरीके से एनजीओज का पैसा यूज़ हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि अंडरग्राउंड किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ प्रमोट हो सकती हैं, देश को तोड़ने वाली, देश में दंगे फैलाने वाली, टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली। तो इस तरीके से सरकार जो है इन एनजीओज की फंडिंग के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, ये बोलकर कि इससे अगर हम बिल्कुल अनचेक्ड या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड फंडिंग आने देंगे एनजीओज को, तो इससे देश की सॉवरेनिटी हार्म हो सकती है, और देश में जो भी पॉलिसी और जो पॉलिटिकल एक हवा है, जो लहर है, वो चेंज हो सकती है, और पॉलिसी की डायरेक्शन जो है वो बदल सकती है। सरकार पॉलिसी किसी और एम के साथ लाने की कोशिश करेगी, लेकिन एनजीओ जो है इस तरीके का पैसे का यूटिलाइजेशन करके देश में दंगे, लोगों को भड़काना, इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। इन्हीं सब रीजंस की वजह से सरकार ने हाल ही में क्या करा, ऑलमोस्ट 14,500 एनजीओज का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया। कौन से एक्ट के अंदर? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंदर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इतने सारे एनजीओज जो रजिस्टर्ड थे ऑलरेडी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एनजीओज रजिस्टर्ड थे FCRA के अंदर, रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी इतने सारे एनजीओज का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, ऐसा क्यों? ये अभी हम थोड़ी देर में इशू डिस्कस करेंगे। एनजीओज भी अपने आप को अच्छे से रेगुलेट नहीं करते हैं। FCRA के अंदर कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं। अब आप रजिस्टर्ड अपने आप को करवा लेते हो, सरकार ने बोला कि आप हमें अपनी बैलेंस शीट सौंपो, आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। हर एक कंपनी की जैसे एक बैलेंस शीट होती है ना, कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या, कहाँ खर्च हो रहा है, आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, आपका जो लॉस है क्या है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट, एक कंपनी की प्रॉफिट स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट बड़े सारे एनजीओज आप देखोगे 10% से भी कम जो एनजीओज हैं वो इन स्टेटमेंट्स को सबमिट करते हैं, जो कि रजिस्टर्ड है FCRA के अंदर। तो सरकार को अभी बताओ, फिर डाउट नहीं होगा कि कोई जो पैसा है वो किसी गलत एक्टिविटीज़ में, किसी गलत मकसद से खर्च ना हो रहा हो। और ऊपर से बहुत सारे एनजीओज जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है प्रॉफिट और लॉस की वो सबमिट नहीं करी सरकार को, उनकी फंडिंग जो थी वो फॉरेन फंडिंग थी, बाहर से फंड आता था, दूसरी कंट्री से, दूसरे देशों से फंड आता था। तो उस पैसे का मिस यूटिलाइजेशन को रोकने के लिए सरकार ने ऑलमोस्ट 14,500 एनजीओज जो FCRA के अंदर रजिस्टर्ड थे उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये देखो अगला पॉइंट उसी से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, एनजीओज कंप्लाई नहीं करते हैं FCRA की गाइडलाइन से। एनजीओज को रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ता है FCRA के अंदर, वो रजिस्टर्ड अपने आपको करवा लेते हैं, लेकिन FCRA
FCRA के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन्ड हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ऐसा करना है, एनुअली अपनी ऐसी रिपोर्ट देनी है, मंथली वीकली ऐसी रिपोर्ट देनी है। जो भी गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं वेरियस NGOs। जैसे आप यहाँ पर एक फिगर देखो, लर्न नहीं करना है आपको, सिर्फ आप ब्रॉडली इंटेंट समझने की कोशिश करो आर्टिकल का। 10% से भी जो कम NGOs हैं वो उन्होंने इन रूल्स को माना है। कौन से रूल्स की बात हो रही है यहाँ पर? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के रूल्स की, ठीक है। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो रूल्स दे रखे हैं, एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 10% से भी कम NGOs उन रूल्स को फॉलो करते हैं। और ये देखो 90% से ज़्यादा NGOs ने अभी तक आज तक अपनी बैलेंस शीट ही नहीं सबमिट करी है सरकार को। देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है, कितने सारे NGOs हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा NGOs जो हैं वो सबमिट ही नहीं करते अपनी बैलेंस शीट प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर डिटेल्स के साथ सरकार को। इसलिए आपको ये नंबर इतना बड़ा देखने को यहाँ पर मिला था कि सरकार ने 14,500 NGOs का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया। NGOs को ये बोल रखा है FCRA एक्ट के अंदर कि आपको अपना जो बैलेंस शीट की जो स्टेटमेंट है वो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के अंतर्गत सबमिट करवानी होती है। मतलब एक रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ है, ये NGOs हमने पढ़ा था ना कि वेरियस सोसाइटीज़ या ट्रस्ट की तरह काम करते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ एक बॉडी है, उसके अंडर इनको अपने जो भी बैलेंस शीट होती है, जो भी कंडीशन है, एनुअली है, वीकली है, मंथली है, उस तरह की बैलेंस शीट, अपना प्रॉफिट और लॉस की जो स्टेटमेंट होती है, कहाँ इनका खर्चा हो रहा है, किस किस एरिया में खर्चा हुआ, जितनी फॉरेन फंडिंग आई थी क्या उतना खर्चा इन्होंने करा भी या फिर नहीं करा, इनको ये सारी डिटेल्स रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास सबमिट करवानी पड़ती है। लेकिन 90%, मोर देन 90% NGOs ने ऐसा कभी करा ही नहीं, तो लाइसेंस तो कैंसिल होना ही था। NGOs को रेगुलेट करने की ज़रूरत इसलिए भी है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कई सारे NGOs जो हैं वो देश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ना रोकने की कोशिश करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट ये कहती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 3 NGOs को एनालाइज करा, ग्रीन पीस, कॉर्डिएट और एमनेस्टी। IB की रिपोर्ट के अनुसार IB का ये मानना है कि ये NGOs जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को सर्व करते हैं इंडिया जैसी कंट्रीज़ में आके। IB की रिपोर्ट ये बताती है कि जब इन NGOs की वर्किंग को जब उन्होंने प्रॉपर एनालाइज करा तो ये NGOs के ऊपर एक एक्यूजमेंट है कि ये NGOs देश में एजिटेशंस को, प्रोटेस्ट को, दंगों को बढ़ावा देते हैं, एजिटेशंस, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसकी वजह से देश की ऑलमोस्ट 2 से 3% GDP हर साल खर्च हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा। मान लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी एक एरिया में स्टैब्लिश होना है। तमिलनाडु में मान लेते कि तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश करा जा रहा है। अब सरकार जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट इसलिए स्टैब्लिश करना चाह रही है कि देश में करोड़ों की जो आबादी है, उस करोड़ों की आबादी को हर घर तक बिजली पहुंचे। एक बार प्लांट सेटअप हो जाए तो वन टाइम कॉस्ट ये महंगी पड़ेगी, लेकिन इसकी वजह से बिजली का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छे स्केल पर होगा। इससे भी अच्छी बात, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोल बर्न नहीं होगा, लकड़ियाँ बर्न नहीं होंगी, जो फॉसल फ्यूल्स है उनकी बर्निंग नहीं होगी, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनकी वेस्टेज नहीं होगी। इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए सरकार का एम ये है कि हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे तमिलनाडु के अंदर। लेकिन ये वाली बात पहुंची ग्रीन पीस के पास और एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए एक NGO है। ये लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देंगे, जनता को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे कि ये देखो अगर ये न्यूक्लियर प्लांट ब्लास्ट हो गया तो भोपाल गैस जैसी ट्रेजेडी हो जाएगी, आसपास के लोगों का जो रहन सहन है वो कितना खतरे के अंदर है अगर कोई ऐसा प्लांट तमिलनाडु में इस्टेब्लिश हुआ। अगर यूरेनियम या थोरियम जो यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, अगर वो पानी में मिक्स हो गया तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उससे कई सारे लोगों की मौत हो सकती है, नदियां जो हैं वो पॉल्यूट हो सकती हैं। तो इस तरीके की धारणाएं फैला दी जाती है कि जनता खुद एक सरकार पे प्रेशर बनाने लग जाए कि आप इस प्रोजेक्ट को रद्द करो। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स के रद्द करने की वजह से होता क्या है, बात तो फिर वही आ गई ना कि बिजली कैसे प्रोड्यूस होगी, फिर कोल का आप यूज़ करोगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का आप यूज़ करोगे, ठीक है, बात वहीं की वहीं रहेगी। इससे होता क्या है, इंडिया जैसी कंट्री जब एक इंडियन गवर्नमेंट इंडिया जैसी कंट्री में जब ऐसे किसी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करती है और इस तरीके के जब प्रोटेस्ट हो जाते हैं
उसके बाद सरकार अपना डिसीजन वापस लेती है। तो आईबी की रिपोर्ट ये कहती है इससे देश को 2 से 3% जीडीपी का घाटा उठाना पड़ता है हर साल। ठीक है, और ये सब होता क्यों है? एनजीओ जो है जो इस तरीके के नैरेटिव को एक जनता में पैदा करने की कोशिश करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, ऐसा आईबी की रिपोर्ट कहती है। कई सारे एनजीओ के ऊपर, जैसे एक एनजीओ है, आप इधर नाम देखो, ये देखो, कंपैशन इंटरनेशनल, ये इस एनजीओ के ऊपर एलिगेशंस लग चुकी हैं कि ये इंडिया में आकर फॉरेन फंड लेकर लोगों की रिलीजियस कन्वर्जन करवाते हैं, मतलब धर्म परिवर्तन करवाने में इस एनजीओ का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। नाम से, इसके नाम में देखो, इन जीसस नेम, और ऊपर देखो, रिलीजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम पॉवर्टी। फेस वैल्यू पे इस एनजीओ, मतलब इस एनजीओ को जब स्टडी करा गया सरकार के द्वारा, तो ये देखा कि फेस वैल्यू पे देखिएगा ऐसा कि गरीबी खत्म करने के लिए ये एनजीओ बनाए, गरीब लोगों के, गरीब बच्चों के परिवारों, गरीब परिवारों को, गरीब बच्चों की सहायता करने के लिए एनजीओ इंडिया में आके काम कर रहा है। लेकिन कई बार इस एनजीओ के ऊपर ब्लेम लगे, इसके ऊपर एलिगेशन लगे कि देश में धर्म परिवर्तन करवाने का काम इस एनजीओ के द्वारा करा जाता है। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर बहुत सारे ऐसे एनजीओ फॉरेन फंडिंग लेकर आने लगे हमारे देश में, और इस तरीके के अगर उन पर इल्ज़ाम लगते रहे, तो हमारे देश का एक खुद का जो लोकल ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो खतरे में आ सकता है। तो कंपैशन इंटरनेशनल जैसे एनजीओज़ को ऐसा देखा जाता है कि हमारे देश की परंपरा, हमारे देश के कल्चर को एनक्रोच करने की कोशिश, घुसपैठ करने की कोशिश करी जाती है हमारे देश की परंपरा में, हमारे देश की सभ्यता में, कल्चर में। ठीक है, और ये जो एनजीओज होते हैं यहाँ पर आकर अपना जो फॉरेन रिलीजन्स के जो नैरेटिव होते हैं उसको फैलाने की कोशिश करते हैं, अपने खुद के इंटरेस्ट को, अपने जिस देश से आए होते हैं उस कंट्री के इंटरेस्ट को फैलाने की कोशिश करते हैं, और उसी देश में जो जहाँ से आए होते हैं, जो रिलीजन फॉलो होता है, मान लो क्रिश्चियनिटी फॉलो होता है उस देश के अंदर, तो यहाँ पर ये ह्यूज अमाउंट में पैसा लेकर चले आएंगे और गरीबी के नाम पे लोगों का फोर्स कन्वर्जन करा लेते हैं। ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो केरला में कोई एनजीओ ऑपरेट कर रहा है, और ये वाला कंपैशन इंटरनेशनल, और वो किसी एक ऐसे केरला के एक ऐसे एरिया में गया। केरला में एक ना शहर है पुलड़ नाम के शहर में, मान लो ये एनजीओ गया और इसने देखा यहाँ पर गरीब परिवारों से आए हुए बच्चे काफ़ी हैं जो स्कूल भी नहीं जा पाते, चप्पल भी नहीं पहन पाते। इस एनजीओ ने बड़े साल लगकर पुलड़ शहर के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया, उनकी गरीबी मिटाई। अब हुआ क्या, इस एनजीओ और एनजीओ के लोगों के लिए पुलड़ के जो लोग हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी इंक्रीज हो गई। जब सिंपैथी बढ़ी तो लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ा। अब होता क्या है, गरीबी के नाम पर देखो कोई कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, सिर्फ आप उसकी गरीबी मिटा दो। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आपको एक, ये मान लो ये एनजीओ गया था पुलड़ में, इसने बड़े साल लगकर, जैसे मैंने आपको बताया, उस शहर की, उस टाउन के लोगों की, उस गांव के लोगों की गरीबी मिटाई। थोड़े ही सालों में इस एनजीओ ने कहा हम आपको एक घर भी देंगे, हम बस आपसे ये चाहते हैं कि ये सब कुछ हम कर पाए हैं आपके लिए जीसस क्राइस्ट की मदद से, तो आप क्यों ना खुद क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, और ये जो आपकी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, ये एक, इसको क्रिश्चियनिटी की ब्लेसिंग मानो और आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो। तो आप एक बात बताओ, आप किसी का धर्म चेंज करवा रहे हो ये कहकर कि हम आपके लिए काम करेंगे या आपकी जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर देंगे, ये चीज़ सही नहीं है। इससे देश का जो लोकल ट्रेडिशन या लोकल कल्चर है, देश तो छोड़ो, यहाँ पर एक पर्सन का जो खुद का रिलीजन है, खुद का कल्चर है, एक उसका जो सोशल बैकग्राउंड है, वो चेंज होता है। अब स्टेटस उस पर्सन का अगर राइट्स होता है सोसाइटी के अंदर, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए उसे ऐसी कीमत तो ना चुकानी पड़े ना कि उसे अपना धर्म चेंज करवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये राइटर का कहना है कि एनजीओ को रेगुलेट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई सारे एनजीओ हमारे देश में आकर हमारे जो धर्म है, जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, उसको छेड़ा जाता है ऐसे एनजीओ के द्वारा। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक का नेक्स्ट एस्पेक्ट कि हमारे देश में प्रोविजंस क्या क्या हैं एनजीओ को रेगुलेट करने से संबंधित। सबसे पहली प्रोविज़न है फेमा एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मतलब बाहर से आई हुई करेंसी को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, इस तरीके की जो करेंसी है इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी।
तो कुछ जो एनजीओज हैं हमारे देश के अंदर वो फेमा के अंदर रजिस्टर्ड है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर रजिस्टर्ड है, और इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो आराम से फॉरेन फंडिंग जो है करते भी हैं और बाहर से आए हुए फंड्स को एक्सेप्ट भी करते हैं इंडिया के अंदर। फेमा को जो रेगुलेट करने के लिए जो मिनिस्ट्री है, फेमा आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इसको इंट्रोड्यूस इसलिए करा गया था ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जो भी लॉ हैं उसको अमेंड करा जा सके, उसको कंसोलिडेट करा जा सके, नई नई प्रोविजंस उसमें लाई जा सकें, और ये देखा जा सके कि बाहर से जो भी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी जो भी देश में चली आ रही है उसकी वजह से एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो हमारे देश में प्रमोट हो, ना कि किसी भी तरीके की धांधलेबाजी एनजीओ के द्वारा प्रमोट करी जाए। समझ गए आप? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का एम ये है, सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इसका एम ये है कि बाहर से आई हुई करेंसी देश में सही तरीके से खर्च हो, जिससे वो इस तरीके से खर्च हो कि हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो फैसिलिटेट हो, और करेंसी आए, फॉरेन करेंसी बाहर से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाए, लेकिन किसी भी गलत तरीके से वो यूज़ ना हो और किसी कामों के लिए, स्पेशली एनजीओज उसे ऐसी फॉरेन करेंसी को किसी और काम के लिए इंडिया में खर्च ना कर सकें, जैसे इंडिया की सॉवरेनिटी को हर्ट करना, टेररिज्म फैलाना या फिर दंगे वगैरह फैलाना, इन सब कामों के लिए ये करेंसी यूज़ ना हो सके। दूसरा एक्ट आया 2010 के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे थे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। आप एक चीज़ याद रखना, ये जो FCRA है वो आता है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर। दूसरा वाला आप देखो फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ये आया था 1999 में, और दूसरा वाला आया था 2010 के अंदर। FCRA का सिर्फ एक ही एम है, जो प्राइमरी एम है वो ये है, फॉरेन फंड्स को मॉनिटर करना, ऐसे फंड्स जो एनजीओज को किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने डोनेट कर रखे हों उनको मॉनिटर करना, ये काम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का। तो जैसा कि अभी तक हम लोग डिस्कस करते हुए हैं, ये 2 पॉइंट उसी से रिलेटेड है। कंबाइनली अगर मैं आपको इनको पढ़ाऊँ तो इन दोनों को पॉइंट्स का सिर्फ यही कहना है, बाहर से आई हुई जो भी फॉरेन फंडिंग होती है, जो भी बाहर से आया हुआ पैसा होता है, जो कि देश में लोकेटेड, इंडिया में लोकेटेड किसी भी एनजीओज को दिया जाता है वॉलंटरीली, किसी भी बाहर की संस्था के द्वारा, इस पैसे को रेगुलेट करा जाता है FCRA एक्ट 2010 के अंदर। इस FCRA एक्ट, ये जो FCRA एक्ट है, ये जो फॉरेन फंड को जो रेगुलेट करता है, इसका सोल पर्पस सिर्फ यही है कि ऐसी फॉरेन फंडिंग को प्राप्त करने वाले जो एनजीओज हैं, जो रेसिपिएंट्स हैं, वो अपने पर्पस से बिल्कुल चिपके रहें। इसका मतलब क्या है, जिस मकसद के लिए उन्होंने पैसा, मान लो उन्होंने बैलेंस शीट में ये दिखाया हुआ कि ये हमारे 4 पर्पस थे, इन पर्पसेस को सर्व करने के लिए हमने बाहर से फॉरेन फंडिंग ली है क्योंकि हम इतने फंड नहीं जुटा पा रहे थे, तो आपको उस बात से फिर स्टिक रहना चाहिए, वो आपके काम में दिखना भी चाहिए, आपकी बैलेंस शीट में आना भी चाहिए कि हाँ सच में इस एनजीओ ने उसी जगह अपने पैसे को खर्च करा है जिस पर्पस के लिए इसने ये पैसे ऑब्टेन करे थे बाहर से। अब आर्टिकल के शुरू में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि FCRA जो एक्ट है 2010 का, उसमें कुछ अमेंडमेंट लाई गई है और उस एक्ट में कुछ नए रूल्स ऐड करे गए हैं और इसको अब बना दिया गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 के नए रूल्स। तो इन रूल्स के बारे में एक बार हम नज़र मार लेते हैं। रूल्स में ये सारे नए रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि अब एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इसके ऊपर रोक लगा दी है सरकार ने। मैं रिपीट करता हूँ, एक एनजीओ किसी दूसरे एनजीओ को अगर अपने फंड ट्रांसफ़र करना चाहे, मान लो ये एनजीओ है A, ये एनजीओ है B, A को फॉरेन फंडिंग प्राप्त हुई थी किसी बाहर की एक संस्था से और इसने बोला था कि मेरे स्टेटेड पर्पस है, इन चीज़ों के लिए मैं पैसा खर्च करना चाहता हूँ इस देश में, ऐसा इस एनजीओ ने बोला था, A एनजीओ ने। लेकिन ये बाद में अपने फंड किसी दूसरे एनजीओ को ट्रांसफ़र कर दे जैसे B, तो ये अब पॉसिबल नहीं है, ऐसा पहले रूल में बोला गया है। दूसरा चेंज ये करा गया है, जब पहले आपके पास फॉरेन फंडिंग आती थी किसी भी एनजीओ के पास, तब उस पूरी फॉरेन फंडिंग का 50% जो एनजीओ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों पे
खर्च कर सकता था वो एनजीओ, ऐसा परमिसेबल था उस एनजीओ को। लेकिन अब इस लिमिट को घटाकर कर दिया गया है 50% से 20%, यानी अब जो पूरा फॉरेन फंड आएगा उसका सिर्फ 20% पार्ट ही जो एनजीओज हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर खर्च कर सकते हैं। इससे काफ़ी झटका लगा है एनजीओ को इस सेकंड रूल की वजह से। तीसरा रूल ये है, अब देखो आधार मैंडेटरी है अगर किसी भी एनजीओ को रजिस्ट्रेशन करवाना है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर, जो कि करवाना ही पड़ेगा अगर आपको ऑपरेट करना है इस देश के अंदर, तो आधार मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप फॉरेनर हो, देश का आधार कार्ड आपके पास नहीं है, तो आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो OCI कार्ड होता है, जो फॉरेनर्स जो होते हैं इंडिया में अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आपको ये वाला कार्ड जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए सबमिट करवाना होगा। अब चौथा रूल ये है, अगर अब आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए अगर किसी भी एनजीओ को, तो आप जैसा कि हमने डिस्कस करा था, आप सिर्फ अब उसे बैंक अकाउंट में ही ला सकते हो, ऐसा बोला गया है। FCRA के जो नए रूल्स हैं 2020 के, उसमें बोला गया है आपको अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए, बाहर से फॉरेन फंडिंग अगर आपको करवानी है, तो आप उस फॉरेन फंड को किसी बैंक अकाउंट में सबमिट कराओ। अब ये बैंक अकाउंट कैसा होना चाहिए, इस अकाउंट को एक स्पेशल नाम दिया गया है FCRA अकाउंट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अकाउंट। इस बैंक की ब्रांच की है न्यू दिल्ली में लोकेट होगी और SBI की वो ब्रांच होनी चाहिए। तो ये चीज़ ना फिक्स है, आप भी इस चीज़ को ध्यान से सुन लो। अगर बाहर से फॉरेन फंडिंग आती है किसी भी एनजीओ को, एक तो वो बैंक में आनी चाहिए, अकाउंट डिटेल्स के साथ आनी चाहिए। उस अकाउंट को हम कहेंगे क्या, जब कोई एनजीओ का वो अकाउंट है और वो फॉरेन फंडिंग मंगवा रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अकाउंट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अकाउंट। ये अकाउंट क्या किसी भी बैंक का हो सकता है? नहीं जी नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को ही हम लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन का अकाउंट कहेंगे। तो क्या फिर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश के किसी भी कोने में लोकेट हो सकता है? हम लोग किसी भी SBI की ब्रांच में देश में कहीं पर भी जाकर एक FCRA अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर हम एनजीओ? तो नहीं, इसका आंसर है नो। जो SBI की ब्रांच में आपको FCRA अकाउंट खुलवाना है वो सिर्फ न्यू दिल्ली में लोकेट होनी चाहिए, ऐसा नए रूल्स में बोला गया है। अब अकाउंट अपना बनवाना, FCRA अकाउंट SBI के अंदर बनवाना, न्यू दिल्ली में उसकी ब्रांच लोकेट करना, ये सब तो तब पॉसिबल हो पाएगा जब आपको परमिशन मिलेगी फॉरेन फंड को रिसीव करने की। तो फिफ्थ रूल जो ऐड करा गया है ये काफ़ी टफ रूल है और काफ़ी रेगुलेटरी रूल है। इसकी वजह से एनजीओज़ के ऊपर अच्छी खासी निगरानी रखी जा सकती है। वो है रूल नंबर 9। एक ये नया रूल है, इस नाम से रूल नंबर 9 के नाम से एक ये रूल इंसर्ट करा गया है FCRA एक्ट 2010 के अंदर। इस रूल में ये बोला गया है कि अगर आपको फॉरेन फंड्स रिसीव करने हैं तो उसके लिए आपको पहले परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी सरकार से इस एक्ट के अंदर, और आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा अपना। ये सिर्फ फंड्स रिसीव करने की बात हो रही है। इस फॉरेन फंड की रिसीव के बाद वो अलग चीज़ है कि आपको SBI के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जो कि न्यू दिल्ली के अंदर ब्रांच लोकेट होनी चाहिए। ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन उससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या आप फॉरेन फंड रिसीव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और फॉरेन फंड्स का जो यूटिलाइजेशन है आपको प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा, वरना आपके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है। अभी तक हमने दो प्रोविजंस को डिटेल में पढ़ लिया कि एनजीओज किस प्रकार से इंडिया के अंदर रेगुलेट होते हैं, उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं। तो एक हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। दूसरा हमने पढ़ा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तीसरा नीति आयोग का रोल भी है एनजीओज को रेगुलेट करने में। कैसे? नीति आयोग को हमने नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त करा हुआ है। अगर किसी भी एनजीओ को देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर फंडिंग चाहिए है तो उसे नीति आयोग के पास ही अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, और ऐसे एनजीओज को जो मान्यता देता है वो भी नीति आयोग ही देता है। नीति आयोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग को प्राप्त करते हैं उन सारे एनजीओज का एक डेटाबेस जो है वो तैयार करके रखता है, और वेरियस एनजीओज का ये जो डेटाबेस नीति आयोग के पास तैयार रहता है, इसकी वजह से नीति आयोग जो है इस इंफॉर्मेशन को वेरियस मिनिस्ट्रियल लेवल पर शेयर कर सकता है, बांट सकता है, और इसकी वजह से एक अच्छी खासी निगरानी, एक अच्छी खासी नज़र एनजीओज के ऊपर रखी जा सकती है कि वो अपने फंड्स को किस तरीके से कहाँ यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है
एक एक्ट है बॉम्बे शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948। इस एनजीओ इस एक्ट के अंदर जो भी एनजीओ रजिस्टर्ड होता है, इस एक्ट के अंदर एक बात बोली गई है कि एक एनजीओ में काम करने वाले बड़े सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। मान लो ये एक एनजीओ है जिसके अंदर 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ए बी सी डी और ई। तो बॉम्बे शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर एक बात बोली गई है कि एनजीओज़ को मिनिमम वेज पे करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चाहे जितने मर्जी एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर अगर 5 हैं, यहाँ 500 क्यों ना होते, एक मिनिमम वेज सारे एम्प्लॉयज़ को मिलनी ही चाहिए। कि मान लो कि एक मिनिमम वेज फिक्स कर रखी है कि आपको 2000 रुपये तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे। मैक्सिमम तो देखो कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस एनजीओ में आपका पोजीशन क्या है, आपका रोल क्या है, आप क्या काम करते हो। ठीक है, आप क्या डिलीवरी का काम है, सर्विस का काम है, ऑफिस का काम है, आप कंसल्टेंट हो, आप रिसेप्शनिस्ट हो, वो सब अलग अलग जो जॉब्स हैं उसके रोल के बेसिस पे आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन जितने भी एनजीओज़ के अंदर जो स्टाफ होगा, चाहे वो 5 का हो या फिर 500 वर्कर का हो या फिर 5000 वर्कर का हो। 5000 वर्कर तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, एनजीओ इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट नहीं करते हैं। लेकिन सबके लिए इस बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में एक बात बोली गई है कि कम से कम मिनिमम वेज जो भी तय कर रखी होगी इस एक्ट के अंदर, जो बोली गई होगी, मिनिमम वेज तो पे करनी ही पड़ेगी एक एनजीओ को अपने एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट, एनजीओज़ किस प्रकार से रेगुलेट होते हैं। कोई भी एनजीओ जिसकी फंडिंग हो रही हो, चाहे सरकार से फंडिंग हो रही हो या फॉरेन फंडिंग हो रही हो, तो एनजीओज़ जो हैं दे आर लायबल टू रिप्लाई टू द सिटीजन्स अंडर आरटीआई एक्ट 2005। अगर आप किसी भी एनजीओ के ऊपर आरटीआई लगाकर आप पैसों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पूछना चाहते हो कि एक फलाना एनजीओ है, आप आरटीआई लगाओ कि आप हमें ये बताओ, उस एनजीओ से आप पूछ रहे हो कि आपने ये जो फंडिंग आपको आई थी, आपने पिछले 1 साल में इसे किस किस एरियाज़ में जो है वो खर्च करा, तो उस एनजीओ को आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी बिकॉज यू आर पब्लिक, यू आर सिटीजन। ऐसा बोला गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर। अब इससे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्या एनजीओज आरटीआई के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रजिस्टर्ड होते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, एनजीओज रिसीविंग सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट से एनजीओज को फाइनेंसिंग मिलती है तो दे आर बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट टू द पब्लिक। हम कुछ इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो एनजीओज के द्वारा फेस करे जाते हैं। सबसे पहला इशू ये है, अब ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं एफसीआरए 2020 की, इसकी वजह से होगा क्या, एनजीओज को ना फंडिंग की कमी महसूस होने लगेगी। अब वो कैसे, देखो अभी तक होता क्या था, एनजीओज को ना जो फॉरेन फंडिंग मिलती थी, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से एनजीओज को फंडिंग मिलती थी, फॉरेन फंड। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीग्रांटिंग। रीग्रांटिंग 2 तरीके से हो सकती है। एक जो रीग्रांटिंग होती है वो ऐसा होता है, मान लो किसी कंट्री में कोई डोनर है जो एक इंडिया में लोकेटेड किसी एनजीओ को पैसा देना चाहता है या किसी और एनजीओ को पैसा देना चाहता है और वो एनजीओ इंडिया में आके ऑपरेट करता है, तो एक डोनर एजेंसी है, वो फंड ट्रांसफ़र कर रही है एनजीओ को और एनजीओ फिर उस पैसे को खर्च कर रहा है इंडिया के अंदर। ये तो एक प्रोसेस हो गया रीग्रांटिंग का। दूसरा प्रोसेस रीग्रांटिंग का है, एक बड़ा एनजीओ है या कुछ बड़े एनजीओज हैं, वो एक अपनी ही एक छोटी ब्रांच खोलकर इंडिया जैसी कंट्री में उसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ हो गई रीग्रांटिंग। तो आप समझ गए, एक डोनर एजेंसी हो सकती है या एक बड़ा एनजीओ एक छोटे एनजीओ को पैसा दे, और ये जो पैसे रिसीव करने वाले एनजीओज हैं ये इंडिया में लोकेट होते थे, इसको हम लोग कहते, इस प्रोसेस को हम लोग कहते थे रीग्रांटिंग। लेकिन अभी तो हमने डिस्कस करा, रूल नंबर 1 क्या था, किसी भी तरीके की डोनर एजेंसी या एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता, नो मैटर वो बड़ा एनजीओ है छोटा एनजीओ है। एनजीओ का मतलब एनजीओ, डोनर एजेंसी भी एक तरीके से एनजीओ ही है एफसीआरए के अकॉर्डिंग। तो अब जो फॉरेन फंडिंग है वो काफ़ी कम मिलने लग जाएगी एनजीओज को, अब फंड की एक्सेस बहुत कम हो जाएगी, ऐसा राइटर का बोलना है। ठीक है, क्योंकि एफसीआरए रूल्स 2020 में ये बोला गया कि एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब मुझे आप एक बात बताओ, फॉरेन फंड अगर एनजीओज के कम आने लग जाएंगे तो एनजीओज को अपनी फंक्शनिंग के लिए किस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा? एनजीओ को डिपेंड रहना पड़ेगा देश की सरकार से उनको जो फंड मिलेंगे
अपनी वर्किंग, अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने आप को कैरी करने के लिए सरकारी फंड के ऊपर एनजीओज को डिपेंड करना पड़ेगा। अब अगर आप सरकारी फंड के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर आप ओवर डिपेंडेंस दिखाओगे गवर्नमेंट से प्राप्त हुए फंड्स के ऊपर, तो ये एनजीओज की एक विलिंगनेस को डाइल्यूट करेगा कि कई सारे एनजीओज जब सरकार कुछ गलत करती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। देखो, हर एजिटेशन बुरी नहीं होती। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से सच में नुकसान हो सकता है, अगर किसी एक एरिया को या एनवायरनमेंट को हार्म हो सकता है और किसी एक एनजीओ ने ये फाइंड आउट करा है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो वर्किंग है वो ठीक नहीं है, तो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अगेंस्ट बोलना बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जब आपको फॉरेन फंडिंग आपकी रोक दी गई है, अब आपको सरकार के फंड के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, तो अब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हिम्मत नहीं करोगे इतनी बोलने की, क्योंकि आपको लगेगा अगर मेरा फंड रोक दिया गया तो हम अपने एनजीओज को चलाएंगे कैसे। ये कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है एफसीआरए रूल्स 2020 के आने के बाद कि ये एनजीओ के साथ एक पहली प्रॉब्लम जो हो सकती है वो ये हो सकती है फंड्स की कमी। दूसरी दिक्कत जो एनजीओज को फेस करनी पड़ सकती है वो है अब एनजीओ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। एनजीओज अब ज़्यादा स्टाफ को हायर नहीं कर सकते, चाहे भी तो वो रख नहीं सकते, नए नए एक्सपर्ट्स को नहीं रख सकते वो, और नई स्ट्रैटेजीज जो एनजीओज को हेल्प कर सकती थी ग्रो करने के लिए, अब एनजीओज को इन सब चीज़ों से अपना हाथ पीछे खींचना पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, अगर आपको स्टाफ बढ़ाना है, आपको एक्सपर्ट्स हायर करने हैं, आपको नई नई स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना है अपने आप को ग्रो करने के लिए, आपको क्या चाहिए? पैसा पैसा पैसा। लेकिन एफसीआरए रूल्स 2020 के अंदर क्या बात बोली गई, अब आपको अगर फॉरेन फंडिंग प्राप्त होती है तो पहले आप उस फॉरेन फंडिंग का 50% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च कर सकते थे, लेकिन अब ये लिमिट घटाकर कर दी गई है केवल 20%। तो 30% की जो कमी आई है एनजीओज के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, तो हर चीज़ उनको कम करनी पड़ेगी, स्टाफ कम हायर करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स में कमी आएगी, नई नई स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए जो एनजीओज एम्प्लॉय कर सकते थे, इन सब में अब एनजीओज को गिरावट देखने को मिलेगी। कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम है जो एनजीओज को फेस करनी पड़ेगी इन नए रूल्स के आने के बाद, वो ये है एनजीओज की ट्रांजैक्शन कॉस्ट और लॉन्ग डिस्टेंस जो उनको कवर करना पड़ेगा, उससे एनजीओज का खर्चा और ज़्यादा होने लगेगा। अब ये किस ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कौन से डिस्टेंस कॉस्ट की ये बात हो रही है? एफसीआरए रूल्स 2020 में हमने डिस्कस करा था कि न्यू दिल्ली में एक एसबीआई की ब्रांच लोकेट होनी चाहिए, जहाँ पर एनजीओज को एफसीआरए अकाउंट अपना खोलना पड़ेगा। अगर उनको फॉरेन फंडिंग चाहिए तो उनको एफसीआरए अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, अगर एनजीओज को फॉरेन फंडिंग चाहिए तो। और ये सिर्फ न्यू दिल्ली में ब्रांच लोकेट होनी चाहिए उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक की। अब मान लो कोई तमिलनाडु में रहता है, केरला में रहता है, अब वो दिल्ली तक हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय कर आए सिर्फ एक एनजीओ को ऑपरेट करने के लिए, और फिर वो एक एसबीआई की ब्रांच ढूंढे न्यू दिल्ली के अंदर, फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करें। इस प्रोसेस में आप ही समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जेन्युइनली जो कई लोग सोसाइटी का भला करना चाहते हैं एनजीओज की मदद से, जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, ऐसे कई सारे लोगों को पीछे हटना पड़ेगा इस रूल की वजह से, जो उनको अकाउंट ओपन करना है वो भी सिर्फ दिल्ली में आकर। अब मान लो एनजीओज, आपको पता ही है, जब वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, अगर कोई एनजीओ, और जैसे नाम से ही जा रहे हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये जो होती हैं, कोई एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा है, अब आपको क्या लगता है उसके पास इतना फंड होता होगा कि बार बार जाकर, या एक दो बार तो देखो जाना ही पड़ेगा कि हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय कर एक अच्छा काम करने के लिए वो पर्सन तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से स्पेशली दिल्ली जा रहा है एसबीआई में अपनी ब्रांच खोलने। और अगर बैंक डिटेल्स में कल को कुछ भी चेंज करवाना पड़ता है, या आपको जो फंडिंग आ रही है उसकी स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, तो बैंक वाले क्या बोलते हैं कि आपको सर जी ब्रांच आना पड़ेगा। अब इनका अगर यही आना जाना लगा रहेगा, ये दिल्ली, ये केरला, ये तमिलनाडु, हज़ारों किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर अगर आना जाना ही लगा रहेगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, अच्छी इंटेंशन के साथ अगर कोई काम करना भी चाहे तो वो कैसे कर सकता है काम? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे एनजीओज जो हैं वो अच्छी इंटेंशन के साथ काम कर सोसाइटी में लोगों को सोशल वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं बड़ी सारी एरियाज़ में, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, ओल्ड एज,
बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रखना, एनवायरनमेंट को देखना। अब इन सारे एरियाज़ में जो जेन्युइन एनजीओज, जेन्युइन हेल्पिंग हैंड काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के ओवर रेगुलेशन की वजह से, जो कि एफसीआरए रूल्स के अंदर ये जो ओवर रेगुलेशंस आई हैं, इसकी वजह से बड़े सारे जो एनजीओज हैं वो हाथ पीछे खींच लेंगे अच्छी सोशल डिलीवरी पहुंचाने से, लोगों को अच्छा करने से सोसाइटी का। और लैक ऑफ फंड की वजह से आपने एक तो देखो 50% से घटाकर लिमिट जो कर दी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की, वो 20% कर दी। दूसरा, आपने एसबीआई ब्रांच आपको न्यू दिल्ली में खोलना है, और ये खोलना ही खोलना है, कंपलसरी है, जिसको हम लोग कहेंगे एफसीआरए अकाउंट। पर्सन को ये खुलवाना है, ठीक है, एफसीआरए अकाउंट अपना खुलवाना है। इसके अंदर पैसा आएगा, पैसा सिर्फ बैंक में ही आना चाहिए। एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को फंड ट्रांसफर नहीं कर सकता। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस, इतना सारा जो ओवर रेगुलेशन है। आप मुझे एक बात बताओ, हर किसी एनजीओ के पास इतना पैसा, इतना टाइम, इतना स्टाफ तो होता नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों को एक साथ संभाल सके। तो अल्टीमेटली होगा क्या, बड़े सारे जो एनजीओज हैं वो अच्छी इंटेंशन के साथ जो फ्री में काम करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, वो इस चीज़ से अपने आप को पीछे खींच लेंगे। पर्सन को भी लगेगा, स्टाफ को भी लगेगा, अरे छोड़ो यार, इससे बढ़िया तो कहीं और नौकरी कर रहे होते, किसी और चीज़ की सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, तो अभी तक तो वो भी निकल गया होता। इसमें बहुत झंझट है। जब देखो सरकार जो है हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करती है, सरकारी कोई कर्मचारी हर महीने आ जाता है कि अपना स्टेटमेंट दिखाओ, प्रॉफिट और लॉस, आपका कहाँ का खर्चा हुआ है, ये सारी बातें हमसे शेयर करो। फिर आपने अपने स्टाफ को बोला यार कल यार न्यू दिल्ली चले जाना, यार एसबीआई में हमें एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कोई इतना पागल है क्या कि दिन भर यार यही सब काम करता रहे? बेसिक एम एनजीओ का क्या होता है? एनजीओ का एम होता है सोशल वेलफेयर करना। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें सरकार ओवर रेगुलेशन दिखाएगी तो एनजीओज जो हैं वो अपने आप को डिसमेंटल कर लेंगे कि हमें एनजीओ बनकर नहीं रहना है। और एनजीओज के होने की वजह से सोसाइटी को अब तक जो एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर की फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड्स में जो फ़ायदे मिलते हुए आए हैं एनजीओज के थ्रू, अब ऐसे फ़ायदे देश में कम हो जाएंगे। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ अगर कोई अच्छे लोग फ्री में काम करना चाह रहे हैं तो वो सरकार को इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, ना कि ओवर रेगुलेशन लगानी चाहिए। रेगुलेशन एक, देखो रिस्ट्रिक्शन और जो रेगुलेशन होती है वो एक ना बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। इतना भी नहीं कि आप सामने वाले को तंगी कर दो कि हाँ वो हाथी पीछे खींच ले अपने, कि हाँ मुझे काम ही नहीं करना। अब एनजीओज को जैसे नीति आयोग रेगुलेट करता है, तो वैसे एक मांग चल रही है कि एक ना नई बॉडी होनी चाहिए हमारे देश में, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, एनजीओज को मान्यता देने के लिए। मतलब ये वाली जो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल होगी, ये सिर्फ एनजीओज के स्टेटस को और एनजीओ जो अप्लाई करेंगे उसके रजिस्ट्रेशन के लिए काम करेगी। अब एक्सपर्ट्स ने ये चिंता जताई है कि अगर इस तरीके की कोई बॉडी फ्यूचर में स्टैब्लिश होती है सिर्फ एनजीओज को देखने के लिए, जिसका नाम होगा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, तो ऐसे किसी काउंसिल के लिए बहुत ही मुश्किल वाला काम हो जाएगा। क्या मुश्किल आएगी ऐसे काउंसिल को? ये देखना कि कोई एनजीओ सच में एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, सोसाइटी के कॉज के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाहता है, या फिर उसने एनजीओ सिर्फ इसलिए खोल लिया कि सरकार से हमें सरकारी फंड मिलेंगे। इस चीज़ में डिस्टिंग्विश करना नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के लिए काफ़ी चुनौती भरा काम होगा। तो वे फॉरवर्ड में कुछ बातें बोली जाती हैं, जनरल बातें, कि एक ऐसी बॉडी जिसमें एकेडमिशियंस हो, एक्टिविस्ट हो, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो, इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, जिसका नाम हम लोग रखेंगे नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ताकि जो एनजीओज हैं उनको बेटर तरीके से रेगुलेट करा जा सके, ना कि ओवर रेगुलेट करा जा सके। उसके बाद राइटर का ये बोलना है, सरकार और एनजीओज के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एनजीओज जेन्युइनली काम करना चाह रहे हो तो वो सरकार इतनी रेगुलेशन लगा दे उस एनजीओ के ऊपर कि वो सोशल वेलफेयर स्कीम से पीछे हट जाएं और एफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम ना कर पाएं। सरकार की वेरियस स्कीम्स को जो एनजीओज इंप्लीमेंट कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पर, उससे वो स्कीम्स भी तो प्रभावित होंगी ना। और स्कीम एक्चुअली होती किसके लिए? स्कीम्स जनरली होती हैं पुअर लोगों के लिए, रूरल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए, ताकि हम ऐसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन जब आप एनजीओज के ऊपर ओवर रेगुलेशन लगाओगे तो अभी तक वो जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स को डिलीवर करते हुए हैं सोसाइटी को, वो अपने हाथ पीछे खींच लेंगे और अल्टीमेटली एनजीओज जो हैं वो अपने इस सोशल वेलफेयर वाले काम से अपने आप को पीछे खींच लेंगे। लास्ट में राइटर का यही बोलना है
जो भी माध्यम हो देखो एनजीओज़ को रेगुलेट करने का, एनजीओज़ की रेगुलेशन सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए देश के अंदर, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए, सरकार को ये देखना चाहिए कि एनजीओज़ जो है, जो लॉज हैं एनजीओ से रिलेटेड, वो एनजीओज़ उस लॉ से कंप्लाई करें, मतलब माने उस लॉज की, उन लॉ में जो भी प्रोविज़न है उसको फॉलो करें। एनजीओज़ फेयर, ट्रांसपेरेंट और बिना भेदभाव के काम करें। एनजीओज़ के ऊपर किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे फॉरेन फंडिंग के ऊपर ओवर रेगुलेशन की वजह से अब एनजीओज़ को गवर्नमेंट फंड्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट फंड्स पर डिपेंड रहने का ये मतलब है, जैसा कि हमने डिस्कस करा, एनजीओज़ अब चाहकर भी सरकार के विरोध में जाकर नहीं बोल सकते। एनजीओज़ का जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए पब्लिक ट्रस्ट और पब्लिक कॉन्फिडेंस को एनहेंस करना, ताकि एनजीओज़ का जो रोल है सोशल वेलफेयर डिलीवरी में वो चलता रहे, इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपना सेकंड आर्टिकल रेगुलेशन ऑफ एनजीओज़ को कवर करा और इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आई होप आपको हर टॉपिक की बेटर क्लैरिटी मिली होगी।